नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Abyss 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। ग्वालियर के सूखा पठा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के पास तालाब किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की लाश मिली, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने दोनों की शिनाख्त कर ली है, जिनके पति का नाम मलखान आदिवासी और पत्नी गुड्डी आदिवासी के रूप में हुई है। बता दें कि मलखान अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में रहता था। दोनों एक दिन पहले गायब हुए थे, लेकिन उनकी लाश मिली है। वहीं दोनों मौत के पीछे दो बातें सामने आई। पहले में बताया गया कि मृतक दंपत्ति का एक बेटा था, जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। बेटे के मौत से दोनों हताश थे। दूसरी बात ये निकल कर सामने आई कि मृतक ने अपना मकान बेचा था, जिसके पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। फिलहाल दंपत्ति की मौत किस वजह से हुई, यह सभी पर्दा उठना बाकी है। पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। एक पति पत्नी तालाब में के पास में जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। पूर्व इनका जो बेटा था, इनका पुत्र था, वो उनके मृत हो जाने से ये काफ़ी परेशान थे और हताश थे। हालांकि इन्होंने अपना एक मकान भी बेचा था, जिसका कुछ पैसों का लेन देन की भी जानकारी आई है। पुलिस इसमें हर एंगल से जांच कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई करेंगे। खबर ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र से है, जहां गाली गलौज और छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और चले और पथराव भी हुआ। घटना का वीडियो सामने आया। घटना में एक पक्ष के 2 लोग और दूसरे पक्ष के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे, एक दूसरे पर आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस का कहना है कि जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लड़के मैच खेलने लगे, उनके भी लड़के मैच खेल रहे थे। बस इतने में ये पी के गाड़ी गुल्ला करने लगे। इन्होंने गुंडा भी बुला के रखे थे पहले ही से। फिर इन्होंने कही कि गालियाँ क्यों दे रहे तुम हमारी माँ बहन से, तुम्हारे कि हम तो ऐसे ही देंगे, अभी तुम गालियाँ दे रहे हैं, अंदर घुस के कैसे मारेंगे। फिर उन्होंने खूब लटिया खंडा पत्थर सब मारे हैं। मारपीट का वीडियो भी इन्होंने दिया है, तो इसमें अभी इनका मेडिकल करा के आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। ये यहाँ एसपी ऑफिस मिलने आए थे, तो थाना प्रभारी गिरवाई को उस संबंध में बताकर उसमें तत्काल इनका मेडिकल कराकर इनकी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां आपसी रंजिश में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटते हुए बेरहमी से पीटा भी गया। यहां तक कि बीच बचाव करने आए बेटे के साथ भी मारपीट की गई। हद तो तब हो गई जब बीच बचाव करने आए पालतू कुत्ते को भी इन्होंने मार दिया, जिसका वीडियो सामने आया। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ये बताया जा रहा कि बगरैल गाँव निवासी 45 वर्षीय सर्वेदास महंत अपने घर पर था। इस दौरान लगभग 15 लोग लाठी डंडे लेकर घर में घुस गए। गाली गलौज करते हुए उसे बाहर निकाल दिया। बेटे ने विरोध किया तो उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। बाद में आरोपी ने मृतक को निर्वस्त्र किया और पूरे गांव में घसीटते हुए लात घूंसों और लाठी डंडों से मारते और पीटते रहे। खून से लथपथ सर्वेदास पानी पिलाने के लिए मिन्नतें मांगता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी। मोर आदमी ला तब मैं कोलांग मोर बेटा लुका दे। ओकर बाद ओकर पीछू पीछू में कूदे, कहाँ लेके जइहा कह के ओकर कमल ला इसने पटारे ना, तब मोला जमंग ले मारी ना, चुंदिल धर के घिल लाइन। तो थाना वाला मन मोर आदमी जोर के लेगिन है, तो ओकर मार के मढ़ा दे रही है। आके दरवाजा ला पीटिन है, सीट ला पीटिन है, त कुत्ता हमर भूखी से तहाँ कुत्ता ला मारिन है, अतका सब ला मारिन। मोर भाई ला भी घिसेटते लेगिन हम जाने, सब ला मारिन है मन। यहू मला दोनों माँ बेटी ला मारिन, मगर मैं डर में नहीं कूद पाए। हमें कहीं सफा आहत चूंकि जनप्रतिनिधि था, उनके द्वारा वहां पर गांव में बोरिंग का कार्य करवाया गया था। पानी के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद स्टार्ट हुआ था और पूर्व से इनके बीच में रंजिश थी। आहत को रेस्क्यू किया गया था। उसे इलाज के लिए जब अस्पताल आ रहे थे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर साहब के द्वारा सत्यापन करने के पश्चात इसमें मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इंदौर में पान खाकर सड़क पर थूकने पर विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू तक चल गया और ढाबा संचालक की हत्या तक हो गई। पूरी वारदात विजयनगर थाने क्षेत्र की है, जहां देर रात पान खाकर सड़क पर थूकने की बात पर हुए झगड़े में बदमाशों ने ढाबा संचालक लेखराज की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना में मृतक का बड़ा भाई शुभम और उसका दोस्त बंटी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमवाय अस्पताल में भेजा गया है। इस घटना उस समय हुई जब लेखपाल अपने भाई शुभम और दोस्त बंटी के साथ ढाबा बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में कुछ बाइक सवार बदमाशों
बदमाशों ने उनके पैरों के पास पान थूक दिया। लेखराज ने इसका विरोध किया तो आरोपियों से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा, बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया जिससे लेखराज के मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों आरोपी जगदीश सिसोदिया, पवन रजक और राज अहिरवार को गिरफ्तार किया गया। ये राजाराम ढाबा करके 78 में चलाते हैं, उसको बंद करके घर जा रहे थे, तभी वहीं से पास में मोटरसाइकिल से निकल रहे तो गुटखा थूकने की बात पर से इनको तत्कालिक विवाद हुआ। इसमें से तीनों आरोपियों द्वारा लेखराज को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई है। कितने आरोपी थे? इसमें 3 आरोपी हैं, पवन रजक, जगदीश सिसोदिया और राज अहिरवार। तीनों अभिरक्षा में ले लिए गए हैं। पूछताछ कर इनसे अपराध सदर में उपयोग किया गया चाकू और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में एसडीएम की सरकारी गाड़ी सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई है। हादसे में महिला का पति और 2 बच्चा भी घायल हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने कार को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरी घटना 9 अगस्त कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह के पास हुई है, जहां भरनी के देवरी गांव निवासी सुमित सूर्यवंशी अपनी पत्नी हेमलता, 7 साल की बेटी मिंटी और 10 साल के बेटे के साथ सिमरताल जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार सरकारी वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि यह वाहन पेंड्रा एसडीएम ऋचा चंद्राकर का सरकारी वाहन है, जिससे ये घटना हुई। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बोलेरो गाड़ी एसडीएम लिखा रही से नंबर तो नहीं देख पा, पीछे से ठोक दी थे और फिर कुछ याद नहीं। अब फिर एक बार फिर बाद में वहाँ देखा ना सीन से वहाँ मोर घर वाली के देहांत हो गए थे और मोर बच्चे बहुत बुरा स्थिति। व्हाइट कलर के वाहन में पीछे से टक्कर मार रही, जिसमें सुमित सूर्यवंशी का ये लगा है, चोट आया है और उसकी पत्नी हेमलता सूर्यवंशी को लगा है, जिसमें रास्ते में ले जाते समय हिंसिंग से अस्पताल ले जाते समय उसका डेथ हो गया। उनके बच्चे का भी बहुत बुरी तरीका से लगा हुआ है। यहाँ आए तो एफआईआर दर्ज किए हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है। बंगाली कॉलोनी के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। कॉलोनी के कुछ लोगों पर गांजा बेचने का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। नीलगंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए। उज्जैन से बड़ी खबर है। बंगाली कॉलोनी के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया है। कॉलोनी के कुछ लोगों पर गांजा बेचने का ये आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलती है पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। नीलगंगा थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो सड़कों पर हैं। बंगाली कॉलोनी के रहवासियों ने चक्का जाम किया है। इनका आरोप है कि कॉलोनी के कुछ लोग गांजा बेचने का काम करते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नीलगंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राजधानी भोपाल के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मचा दिया। वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स पानी की बोतल में थूकते हुए दिखाई दे रहा, तो दूसरा शख्स ये पानी फलों पर छिड़क रहा है। वीडियो सामने आने पर हिंदू संगठन आक्रोशित है, तो वहीं सियासी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे अब इस पूरे मामले पर पुलिस पूछताछ कर रही है। पहले पानी की बोतल में थूका, फिर वही पानी फलों में डाला। भोपाल में थूक जिहाद। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां मिसरोद थाना इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। वीडियो में एक शख्स जो हेलमेट पहने हुए दिखता है, उसके बाएं हाथ में माला है और दाहिने हाथ में पानी की बोतल। वो पानी की बोतल में थूकते हुए प्रतीत हो रहा है। जिसके बाद दूसरा शख्स उठता है, उस हेलमेट पहने शख्स से पानी की बोतल लेता है और उस पानी फलों पर छिड़क देता है। ये वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने इसे थूक जिहाद का नाम देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पानी में थूक कर और हमारे फलों को पवित्र करने के पश्चात हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को बेचा, उसका विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी मानसिकता कभी बदल नहीं सकते। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे लोग किसी भी धर्म, जाति, राजनीतिक दल के हों। कांग्रेस कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। वहीं बीजेपी ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फलों पर कुल्ला करके
पानी वो छिड़कने वाला वीडियो जो सामने आया, अगर ये वीडियो सच है, पुष्ट वीडियो है, तो सरकार को चाहिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। फल सब्जी को जूठा करना, उनके ऊपर कुल्ला करके थूकना, ये एक निम्न स्तरीय घटिया सोच है और जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर ये किसी जिहादी मूवमेंट का भाग है तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं। मध्य प्रदेश में इस तरह की कृत्य करने वालों के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं है। फिलहाल जिस दुकान का ये वीडियो है, वहां के 2 दुकानदारों को मिसरोद पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। नगर निगम ने ठेला भी हटा दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि थूक जिहाद जैसा मामला सामने आया है। तमाम प्रदेशों में इस तरह की घटनाओं से पहले भी बवाल मच चुका है। फिलहाल राजधानी भोपाल में इस थूक जिहाद के मामले में हंगामा मचा हुआ है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के तमाम मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर इस बार तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वक्फ बोर्ड की ओर से बाकायदा आदेश जारी कर सभी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा गया है। यह आदेश प्रदेश के तमाम मुतलवियों के नाम से जारी हुआ है। इनमें कहा गया कि आगामी 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिद, दरगाह और मदरसे के मेन गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएं। बता दें कि सलीम राज के वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कई आदेश ऐसे जारी किए हैं जो प्रगतिशील राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है। उद्देश्य ये है कि कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहराए। सीएम विष्णुदेव साय ने सारंगढ़ के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जिले को 186 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही चंदाई गांव में नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री टंकराम वर्मा, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम विष्णुदेव साय को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मुख्यमंत्री को कार से बाय रोड सारंगढ़ आना पड़ा। पूरे जिला वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला का निर्माण हुआ है और आज हम लोग सरकार में आते के साथ 186 करोड़ का सौगात दिए हैं। इससे निश्चित रूप से जिले में विकास का काम होंगे। भोपाल में आज IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 12वीं में जिला टॉप करने वाली छात्राओं को 50,000 और प्रदेश में टॉप करने वाली छात्रा को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। साथ ही स्टेट टॉपर छात्रा के स्कूल को भी 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये तस्वीर है IBC 24 की बेटियों की शिक्षा को समर्पित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2025 की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेटियों को सम्मानित किया। सबसे पहले रीवा और सागर संभाग की बेटियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया। इसके बाद जबलपुर और शहडोल की होनहार बेटियों को 50-50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। फिर बारी थी इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के टॉपर्स की, जिसके बाद ग्वालियर, चंबल और भोपाल, उज्जैन संभाग की मेधावी बेटियों को छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में टॉप करने वाली मैहर की प्रियल द्विवेदी को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई और उसके स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अमरपाटन को भी 1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रियल के लिए प्रियल द्विवेदी स्टेट टॉपर। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट टॉपर प्रियल द्विवेदी को उसकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन में मदद करने का भरोसा दिया। सीएम ने सभी टॉपर्स की हौसला अफजाई भी की। सम्मान पत्र के साथ हम यहाँ राशि का चेक प्रदान कर रहे हैं। जो टॉप आई बच्ची प्रियल, उसने अपनी कुछ कठिनाई बताई कि उसकी 2 चुनौतियाँ थी, पर उन्होंने कहा उसको कहाँ पढ़ने जाना, तो उन्होंने मुझे जाना तो VIT यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ,
कुछ कठिनाई के कारण, तो मैं उसको आश्वस्त करता हूँ, उसको वीआईटी में एडमिशन दिला देंगे किसी हालत में। उसका जो प्रबंधन करना हम करेंगे, लेकिन वो वीआईटी में उसकी इच्छा है तो हमारे राज्य के गौरव है, वो सबसे अधिक मार्क्स लेके आई है, तो मैं उसके लिए शुभकामना भी देता हूँ और बधाई देता हूँ। इस आयोजन में कई संवाद सत्र भी हुए, जिसमें कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी अपने विचार रखे। साथ ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों ने भी एजुकेशन में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। IBC 24 के मंच से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश में सहकारिता चुनाव होंगे। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी पैक्स है नीचे की, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसके परिसीमन पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सालों से नहीं हुआ। लगभग परिसीमन पूरा हो गया और मैं आज IBC के मंच से ये बताता हूँ कि जल्द से जल्द हम सहकारिता के चुनाव कराने वाले, लोग तैयार हो जाए। पहले अवसर नहीं थे और इसलिए डिप्रेशन नहीं था, क्योंकि दुनिया लोगों ने देखी नहीं थी। अब आज का यूथ जब देखता है सोशल मीडिया पे दुनिया में, तो उसे हमेशा लगता है कि मुझे ये होना था, मैं ये नहीं हो पाया। तो इस कारण से थोड़ा सा डिप्रेशन और बाकी चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण, मीडिया के कारण, एक्सपोजर के कारण बच्चों को वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो उस जमाने में नहीं दिखती। इस स्कॉलरशिप की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने कहा कि IBC 24 साल दर साल नया सोपान गढ़ता जा रहा है। ये आयोजन बेटियों के सपनों और मेहनत का उत्सव है। ये समारोह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी बेटियों के सपनों, उनकी मेहनत और उनके अटूट आत्मविश्वास का उत्सव है। पिछले 10 वर्षों से ये मंच मध्य प्रदेश की उन होनहार छात्राओं को सम्मानित करने का माध्यम बना हुआ है, जो अपने ज्ञान, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से समाज को प्रेरित कर रही हैं। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का ये प्रयास बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ाने का एक सशक्त कदम है। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप पाकर सभी बच्चियों और उनके परिजनों के चेहरों की मुस्कान देखते ही बनी। सभी ने एक सुर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 को धन्यवाद दिया और इस नेक पहल की सराहना की। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ उपस्थित होकर। IBC 24 की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, जिससे हमारी आगे की पढ़ाई काफ़ी सरलता से हो पाएगी, जिसके कारण हमें आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे VIT में एडमिशन मिल रहा था, बट कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने सुना और उन्होंने बोला कि हो जाएगा एडमिशन। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं ये स्वर्ण शारदा जो स्कॉलरशिप वालों को है उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। उनकी वजह से आज मुझे ये सम्मान मिला और इस वजह से आगे ज़्यादातर लड़कियाँ आगे आएंगी और हर चीज़ में आगे होएंगी। उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने लड़कियों को इतना आगे के लिए प्रेरित किया। IBC 24 के द्वारा मुझे 50,000 की राशि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दी गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इस राशि का प्रयोग अपनी आगे की पढ़ाई में करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर दिनेश गोयल, IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल, CEO विवेक पारख, मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे, मैनेजिंग एडिटर प्रवीण दुबे भी मौजूद रहे। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का मकसद प्रदेश की होनहार बेटियों को एक मंच में लाकर न सिर्फ उनका सम्मान करना है, बल्कि उनकी आगे की पढ़ाई के लिए संकल्प के साथ उनकी सहायता भी करना है। इस प्रयास से न सिर्फ प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ेंगी, बल्कि समाज को ये संदेश भी देंगी कि वो बोझ नहीं, बल्कि परिवार के लिए बेटे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर के दौलतगंज स्थित रामनारायण धर्मशाला में एकात्म भाव दर्शन की हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस जगह एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 11 अगस्त 1964 को एकात्म मानववाद का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन में पूरे देश भर से 500 लोग एकत्रित हुए। हीरक जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व राज्यपाल और कार्यक्रम के अध्यक्ष कप्तान सिंह सोलंकी, पूर्व सांसद और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, RHS के सह संपर्क प्रमुख रमेश चंद्र
पप्पा उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार एकात्म मानव दर्शन के नीति और सिद्धांतों पर चल रही है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र ने भी अपने विचार रखे। हीरक जयंती का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जिस व्यक्तित्व ने इस दर्शन को प्रतिपादित किया, उनके द्वारा सबसे पहले ग्वालियर की धरती पर इस विचार को व्यक्त किया गया था। उसी की स्मृति में 60 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम किया गया है। मेरी अपनी ओर से समूची आयोजन समिति को बधाई। छत्तीसगढ़ के किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास के मंत्री रामविचार नेताम दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके दिल्ली निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री नेताम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान को बताया कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। शिक्षा की दृष्टि से रामानुजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने भी मंत्री नेताम के प्रस्ताव पर रामानुजगंज में जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 1,41,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 152 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। यह राशि फसल हानि की भरपाई के साथ ही किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी देगी। खास मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व में यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। सीएम साय ने कहा कि देश भर में 30 लाख से अधिक किसानों को कुल 3,200 करोड़ से ज्यादा की बीमा दावा राशि का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं की रक्षा और उनकी समृद्धि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से सोमवार को कई जगहों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको अंबिकापुर और लोरमी की तिरंगा यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। पहली तस्वीर अंबिकापुर की, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने रेंज स्तरीय पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के बाद तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सर्किट हाउस से लेकर घड़ी चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। दूसरी तस्वीर लोरमी की, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा निकाली गई। डिप्टी सीएम अरुण साव के नेतृत्व में यात्रा डिंडौरी गाँव से बटहा गाँव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में 101 मीटर लंबा तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे के साथ देशभक्ति का माहौल बनाया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव देशभक्ति गानों पर झूमते दिखाई दिए। इस तिरंगा यात्रा में लोरमी की जनपद पंचायत अध्यक्ष वर्षा विक्रम सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। ग्वालियर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। तिरंगा यात्रा राजमाता विजयराजे सिंधिया चौराहे से शुरू हुई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। सीएम मोहन खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का समापन कृषि विश्वविद्यालय पर हुआ। तिरंगा यात्रा में सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे और पुलिस प्रशासन शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन ने सेना की तारीफ की। हमारे सभी प्रकार के आयु वर्ग के लोगों ने मिलकर देश की सेना ने जो पराक्रम सिंदूर में दिखाया है, उसका समर्थन करते हुए आज़ादी का ये जश्न मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने दुनिया के सामने दमखम दिखाया है, वाकई वो अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक निजी प्रवास पर बिलासपुर पहुंची। शहर में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण को लेकर कहा कि यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया और छत्तीसगढ़ में भी जो क्रिश्चियनिटी है उन्हें नकारा नहीं जा सकता। जब हम जशपुर और बस्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ क्रिश्चियनिटी तो है, इसकी धार्मिक आस्था के लिए उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते। प्रदेश में महिला संबंधी अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि ये काम पुलिस प्रशासन का होता है। हमारे पास ऐसे आंकड़े नहीं आते कि अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आयोग में आने वाले मामलों में लोगों को राहत दी जा सके। बिलासपुर से सरगुजा जशपुर तक जाते हैं, बस्तर में जाते हैं, तो इन सभी जगहों पर क्रिश्चियनिटी तो है। आप किसी की धार्मिक आस्था के लिए उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन में जिस तरीके की घटना हुई है, गृह मंत्री जी को अपने पुलिस प्रशासन को कसावट में लाना चाहिए
और इस तरह की घटनाएं किसी दल विशेष के मार्फत ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के गृह संभाग में हेल्थ सिस्टम फेल दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है कि कहीं सफाई कर्मचारी मरीजों का इलाज कर रहा है, तो कहीं डॉक्टर और स्टाफ के अभाव में प्रसूता फर्श पर प्रसव को मजबूर है, तो कहीं गंभीर रूप से घायल मरीज को एम्बुलेंस मुहैया कराने के लिए विधायक को आना पड़ रहा। व्यवस्थाएं चरमरा रही है, जिसके कारण आम आदमी बेहतर सुविधा की मांग कर रहा है, तो मंत्री जी मामलों में कड़ी कार्रवाई की दलीलें देते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महकमे में तेरे इलाज अगर मुमकिन नहीं तो फिर मर्ज गहरा है तेरे सिस्टम का। दवा क्या है इस बेचारगी की, हकीम कौन है इस दर्द का। छत्तीसगढ़ में सेहत का महकमा श्याम बिहारी जायसवाल के हवाले है और तस्वीरें भी इन्हीं के संभाग की हैं। सरगुजा संभाग की इन 3 तस्वीरों में छिपे दर्द और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को तफसील से बताते हैं। पहली तस्वीर भटगांव के सरकारी अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराहती महिला की है। स्टाफ और डॉक्टर नदारत थे, इस कारण महिला का प्रसव फर्श पर ही हो गया। दूसरी तस्वीर सरगुजा के लखनपुर की है, जहां सड़क हादसे में घायल मासूम को जब परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो यहां न तो कोई स्टाफ था, न ही कोई डॉक्टर। यहां मौजूद सफाई कर्मी ने ही बच्चे का इलाज और ड्रेसिंग शुरू कर दी, यानी सीधा सीधा जान से खिलवाड़। तीसरी तस्वीर शांतिपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां सड़क हादसे के बाद 3 लोगों को यहां लाया गया। इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई, तीसरे घायल को रेफर किया गया। वो करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में तड़पता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। मालवाहक गाड़ी में ले जाने की तैयारी हुई। गनीमत रही कि तभी सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पहुंच गए और काफी हंगामे के बाद एम्बुलेंस नसीब हो सकी। 10 बजे पहुँचे रहे, 3 बजे बच्चा हो गई, तो कोई वहाँ डॉक्टर ना सिस्टर नहीं। तो बच्चा कहाँ पैदा हुआ? वहीं भैया तो हाँ हरगावा की जो ड्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो ऐसे ही सफाई वाला करके मतलब वो चीज कर रहे हैं। डॉक्टर या ड्रेसर नहीं थे क्या? कोई ये नहीं है डॉक्टर सेक्टर यहाँ, तो वही करके दे रहा है। ड्रेसिंग करा था, कामन की ड्रेसिंग करा था। जो प्रकार कहीं नहीं का चीज से हो गया इसे? हाँ का चीज से हो गया इसे? बाइक एक्सीडेंट हुई से? चल ड्रेसिंग करा था ना। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हमने बीएमओ को निलंबित करने का निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो जेडीएस के ड्राइवर हैं उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए निर्देश दिया गया है। विष्णुदेव साय की सरकार में जो लापरवाही करेगा या तो निलंबित होगा या उससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएंगी। सरगुजा संभाग में सामने आई 3 तस्वीरों से साफ है कि हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर है, वो भी तब जब ये इलाका स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का गृह संभाग है। ऐसे में जब IBC 24 ने स्वास्थ्य मंत्री से ही इस बदइंतजामी को लेकर सवाल किया तो वो जांच की बात कहकर मरहम लगाते नजर आए। तीनों के जांच के निर्देश हमने दे दिए हैं और आप सब लोगों को भरोसा भी है हमारे विभाग के ऊपर, हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। किसी भी कीमत में जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का सुशासन है, कोई भी आदमी बच्चा नहीं जाएगा। सरगुजा के जिन स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीरें हैं वो ब्लॉक मुख्यालयों की हैं, जहां बीएमओ स्तर के जिम्मेदार अफसर बैठते हैं। ऐसे में दूरस्थ क्षेत्रों में आलम क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो सवाल यही है कि अगर हेल्थ सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है तो इलाज की जरूरत पहले इसे ही है। मरीज और उनके तीमारदार तो इंतजार में तड़प ही रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। है अगर तुम्हारी फितरत में थोड़ा इंसाफ तो दे दो मुकम्मल इलाज का एक फैसला। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें सूरजपुर से, जहां अस्पताल के फर्श में बच्चे को जन्म देने के मामले में जांच में डॉक्टर समेत ड्यूटी नर्स की बड़ी लापरवाही मिली है। लापरवाही करने वाले RH को निलंबित कर दिया गया। मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स को निलंबित करने राज्य शासन को पत्र भेजा गया है। प्रसव के दौरान हॉस्पिटल में चिकित्सक और स्टाफ नर्स गायब थे। 2 दिन पूर्व पंडो महिला प्रसव कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है सूरजपुर से। अस्पताल के फर्श में बच्चे को जन्म देने के मामले में जांच में डॉक्टर समेत ड्यूटी नर्स की लापरवाही मिली है। लापरवाही करने वाले RH को निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स को निलंबित करने राज्य शासन को पत्र भेजा गया है। प्रसव के दौरान हॉस्पिटल में चिकित्सक और स्टाफ नर्स गायब थे। 2 दिन पूर्व
पंडो महिला प्रसव कराने के लिए पहुंची थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई की है। रायपुर से बड़ी खबर, कारोबारी के साथ 15 लाख के लूट मामले में 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पूछताछ जारी है। पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहा प्रार्थी कारोबारी। लूट से पहले संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, कारोबारी के साथ 15 लाख के लूट के मामले में 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पूछताछ जारी है। पूछताछ में अलग अलग बयान प्रार्थी कारोबारी दे रहा है। लूट से पहले संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर, कारोबारी के साथ 15 लाख के लूट के इस मामले में 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रार्थी अलग बयान दे रहा है। लूट से पहले संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो इस वक्त देख पा रहे हैं। पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज और शाम को पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया और देखिए किस तरह से कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में अलग अलग बयान प्रार्थी कारोबारी की ओर से निकलकर सामने आ रहा। वैसे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और किसी तरह इस पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, 15 लाख रुपए की लूट हुई है, 3 अब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कारोबारी और उसके दोस्त से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन बयान अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, आज करीब 11 बजे 11:30 बजे के आसपास ये लूट की वारदात होना बताया जा रहा है। और ये कांपा इलाके में जो बोरवेल पार्ट्स के जो कारोबारी हैं चिराग जैन, वो जब अपने घर से निकले थे और तभी वो उनको कांपा रेलवे क्रॉसिंग के पास में 3 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने रोका है। रोकने के बाद उनकी गाड़ी को खोला है, 2 लोग उसमें बैठे हैं। बैठने के बाद उनको चाकू और पिस्टल वो अड़ा के उनको जो WRS कॉलोनी तरफ ले गए सुनसान इलाके में। वहाँ पे उनसे लूट की वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। और उसके बाद पुलिस इस पूरी कार्रवाई में लगी, क्राइम ब्रांच इसमें लगी और आसपास के जो CCTV खंगाले, उसकी पहली तस्वीर जो है सबसे पहले IBC 24 को मिली है और संदेहियों की कि ये उनको दिखा के जब ये चिराग जैन से पूछताछ की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात के लिए गुमराह कर रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके अलावा उसका चिराग जैन और उसका जो दोस्त है प्रफुल्ल, उनके जो बयान आ रहे हैं वो थोड़ा सा विरोधाभासी हैं, आपस में कंट्राडिक्टरी हैं और आपस में अलग अलग। थोड़ी देर में वो पुलिस को दूसरा जवाब देते हैं, फिर दूसरा घुमा के पूछने पे फिर दूसरा जवाब देते हैं। तो अभी फ़िलहाल पंडरी थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है और अज्ञात 3 जो लुटेरों की बात आई है उनके खिलाफ जो FIR दर्ज कर दी गई है। धारा 309 और 35 BNS के तहत ये कार्रवाई FIR दर्ज की गई है पंडरी थाने में। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि कारोबारी पे कुछ कर्जा भी है, कुछ होम लोन भी है, कुछ पर्सनल लोन भी है। तो इस तरीके से बातें सामने आई हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर रही कि किसी तरह की कोई लूट है, लेकिन पुलिस इसको कहीं ना कहीं विरोधाभास जो जवाब आने की वजह से और जो कुछ पहचानने में गुमराह करने की बात को लेके अभी पुलिस पशुपेश में है और अभी पड़ताल की जा रही है। वैसे इसमें पूरे मामले में पंडरी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो उनसे जुटी हुई हैं पूरी पड़ताल में। और जिस तरीके से अभी तक जो उनकी बातचीत आई है चिराग जैन और उसके दोस्त की, तो अभी उसके आधार पे जो बता रहे हैं उसके आधार पे तफ्तीश की गई है। तो अभी कहीं ना कहीं उसमें कहीं विरोधाभास सामने आया है। तो ये अभी कह सकते हैं कि पुलिस जांच कर रही है और आने वाले 1-2 दिन में इस पूरे लूट के जो वारदात है उसका खुलासा कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्राइमरी जो जांच हो रही है उसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी जो कह सकते हैं विरोधाभासी जवाब कारोबारी की तरफ से मिल रहे हैं और कई जो तस्वीरें हैं
उनके आधार पे वो गुमराह करने की बात यहाँ पे सामने आई है। जी चलिए तहसीन, आप नज़र बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे मथुरा से खबर है, 2 मंजिला मकान यहां पर गिर गया, भाई बहन की मौत हो गई। हादसे में एक परिवार के 7 लोग दब गए। रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया। नगर पालिका, दमकल और पुलिस मौके पर है। कोसी कला थाना क्षेत्र के निकासा चौराहे की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, मथुरा से 2 मंजिला मकान गिर गया, भाई बहन की मौत हो गई है। हादसे में एक परिवार के 7 लोग दब गए। रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया है। नगर पालिका, दमकल और पुलिस मौके पर है। कोसी कला थाना क्षेत्र के निकासा चौराहे की यह घटना है। छत्तीसगढ़ में असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें असंगठित श्रमिकों और उनके परिवार के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई है। इससे श्रमिकों और उनके परिवार को एक ही स्थान पर सरकार के सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए श्रमिक जयते पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सतत निगरानी हेतु राज्य के प्रत्येक संभाग में संभाग स्तरीय श्रम कल्याण कार्यालय की स्थापना की जा रही है। साथ ही चिकित्सा सुविधा कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य के 106 निजी चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया है। इन चिकित्सालयों के सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार के हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि से संबंधित उपचार की व्यवस्था है। जगदलपुर नगर निगम ने साल 2010 में शहर के सबसे बड़े संजय बाजार में महिला समृद्धि बाजार का निर्माण करवाया था। अब करीब 77 दुकान खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। नए सदस्य को दुकान आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही यह बाजार नए तरीके से सज जाएगा। दरअसल शहर के सबसे बड़े संजय बाजार में सड़कों पर पूरा बाजार फैला हुआ है, जबकि बनाई गई महिला समृद्धि बाजार की दुकानों में बाजार लगता ही नहीं है। अब नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी दावा कर रहे हैं कि यह पूरा काम बीजेपी की सरकार के समय किया गया था और इस काम को पूरा करने में बीजेपी सरकार असफल साबित हुई है। 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी महिला समृद्धि बाजार का वितरण इन्होंने नहीं कर पाया और उस समय से ही कबाड़ की स्थिति में आ गई थी। महापौर एक प्रयास अगर करना चाहते हैं तो प्रयास करें और करके दिखाएं, क्योंकि महापौर अब तक का सिर्फ शहर को झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। जगदलपुर शहर में 77 नग महिला समृद्धि बाजार संजय मार्केट में बनाया गया। इसके अलावा 20 नग और दूसरी जगह बनाए गए। क्योंकि पिछले सरकार में उनके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया, बद से बदतर होता चला गया समृद्धि बाजार, इसलिए उनका सामने आना मुझे लगता नहीं हो पाया है, परंतु हम इसको ठीक करेंगे। दुनिया के 45% चावल का निर्यात भारत से होता है और इस 45% में अकेले छत्तीसगढ़ की जो हिस्सेदारी है वो 15% है। पिछले साल भारत से 175 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का आंकड़ा लगभग 30 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ के एक्सपोर्ट डेटा में शामिल नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे प्रदेश को क्या नुकसान होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ से हर साल करीब 30 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात होता है। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो में निर्यात के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन निर्यातकों को कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से इनलैंड कंटेनर डिपो के मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पोर्ट की बजाय सड़क मार्ग से निर्यात किया जा रहा है। राइस एक्सपोर्टर चावल को पहले विशाखापट्टनम भेजते हैं और वहां से शिपिंग कंटेनर में शिफ्टिंग होती है। इसी के चलते ये निर्यात आंध्र प्रदेश के खाते में चला जाता है। इससे छत्तीसगढ़ को करोड़ों रुपए का फॉरेक्स का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि राज्य से जो चावल का एक्सपोर्ट होता है वो सीधा इस MLP के ज़रिए हो सके, ताकि राज्य का एक्सपोर्ट डाटा भी बढ़े। लेकिन नीतियां सही नहीं होने की वजह से आज एक्सपोर्टर्स छत्तीसगढ़ से चावल दूसरे प्रदेश भेज तो रहे हैं, लेकिन उसका एक्सपोर्ट डाटा छत्तीसगढ़ के नाम पर दर्ज नहीं हो रहा है। द राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक सीमित आयात मात्रा, हाई रिपोजिशनिंग लागत और टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज के चलते शिपिंग लाइनें निर्यातकों को आवश्यक सहयोग नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही बिल ऑफ लैंडिंग पॉइंट की अनुपलब्धता के चलते निर्यात प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एक्सपोर्टर के मुताबिक रायपुर में बिल ऑफ लैंडिंग पॉइंट की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही विशाखापट्टनम की तर्ज पर
ओसिन फ्राइट इनवॉइस की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस और फ्राइट सब्सिडी योजनाओं में भी रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो को अधिसूचित पात्रता क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए रीपोजिशनिंग शुल्क हटाना भी जरूरी है। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो से विशाखापट्टनम पोर्ट तक सीधी और नियमित कंटेनर ट्रेन सेवा की मांग भी की गई है। इस संबंध में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सीएम साय और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा गया है। बीएल पॉइंट खुल जाए तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ एक चूँकि लैंड लॉक स्टेट है तो इसको सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि इस पर कुछ राहत मिले हमको, जो कि हम यहाँ पे कृषि हब, एक्सपोर्ट हब बना पाए तो बहुत बेहतर सुविधा हो जाएगी यहाँ से। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक्सपोर्टर्स की समस्या को वाजिब ठहराया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और राज्य सरकार से चर्चा की है। जो शिपिंग कंटेनर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएं और उसमें यहाँ के लोगों को चावल एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी जाए। इसके संबंध में जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और मैंने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। अभी आने वाले समय में मैं बात करूँगा और बात कर इसकी व्यवस्था हो सके इसकी कोशिश करूँगा। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो की क्षमता लगभग 12 लाख मीट्रिक टन वार्षिक निर्यात की है, लेकिन यहां से फिलहाल लगभग 3 लाख मीट्रिक टन सालाना निर्यात हो रहा है। ऐसे में सुविधाएं मिलने पर छत्तीसगढ़ को एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने के साथ राज्य की विदेशी मुद्रा अर्निंग्स को बढ़ाया जा सकता है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा स्मार्ट बिजली मीटर का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है और इन पर साइबर अटैक का खतरा भी मंडरा रहा है। ये खबर चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली भी। दरअसल इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर सतर्क किया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह मीटर देश की साइबर सुरक्षा के लिए खतरा क्यों माना जा रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और खर्च घटाने के लिए हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद खतरे की घंटी बज गई है। इन्हें संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। दरअसल स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर सऊदी अरब की एक कंपनी को दिया गया, जिसमें ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। ऐसे में मीटर्स के जरिए बिजली ग्रिड्स पर साइबर अटैक की आशंका जताई जाने लगी है। दिल्ली की सलाहकार फर्म इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर आगाह किया है। ये बताया है कि जो उसके टेंडर की टर्म्स कंडीशंस थी उसके तहत हम जांच करवा रहे हैं और उसके तहत ये उनको काम दिया गया कि नहीं, ये जांच के उसके बाद। स्मार्ट मीटर्स का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने मीटर लगाने का काम जल्द से जल्द रोकने की मांग की है। ये सोची समझी चाल है पाकिस्तान की, तुर्की को इम्प्लांट करना और ऊपर से इसको करना। ये वही हो गया कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार की स्थिति है कि ये सब इनकी कंपनीज पाकिस्तान से जुड़ी तुर्की कंपनी और ये सब वहाँ पे कर रही हैं। ये भोपाल की, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं समझता हूँ कि घातक है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जांच के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस बारे में मेरे भी कुछ संज्ञान में नहीं है, अगर कोई बात होगी उसको दिखाया जाएगा। इसमें साइबर बता रहे जिस मैंने आपसे कहा कि अभी कोई टिप्पणी करने से पहले मैं इसकी जांच कराऊंगा तब बात करूँगा। हमारी सरकार इन गंभीरताओं से इन सारे पहलुओं पर जांच करेगी। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इस तरह की कंपनियों में सहभागी नहीं होगा तो वो भारत में या मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा। पाकिस्तान से सब प्रकार के संवाद हमारे टोटल बंद हैं, चाहे सांस्कृतिक हो चाहे खेल हो। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का पहले से विरोध हो रहा है। इनका पाकिस्तानी एंगल सामने आने के बाद से इस मामले ने और सियासी तूल पकड़ लिया है। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, सरकार इसकी जांच कराए कि क्या वाकई मीटर्स का पाकिस्तानी कनेक्शन देश की ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य के लिए कोई खतरा तो नहीं बन जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मेट्रो प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के मित्र देश तुर्की में बने पार्ट्स लगाए जाने की बात सामने आई है। तब भी कांग्रेस ने इसका भारी विरोध किया था।
ग्वालियर से महेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ विवेक पटैया, IBC24 भोपाल। बढ़ते आगे, राज्य विधायक रोहित साहू ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। पिछले दिनों पांडुका के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई थी, जबकि उनकी मात्र 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बच्ची का इलाज फिलहाल आयुष्मान हॉस्पिटल रांची में चल रहा है। इसी कड़ी में विधायक अस्पताल पहुंची और मासूम की हालत का जायजा लिया। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से बात कर बच्ची के उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था कराने की बात की, तो मंत्री जी ने तत्काल एम्स हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधायक की इस पहल से क्षेत्र में उनकी सराहना की जा रही है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मासूम जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। माँ और बाप को देखे जो मृत्यु हो गया था, लेकिन साइड में बच्चे भी पड़ा हुआ था, उनको उठा के लाए, तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज के लिए व्यवस्था किए। मंत्री जी से भी मैं इनकी व्यवस्था के लिए बात की, वो बोले कि रायपुर ले जाना पड़ेगा, तो रायपुर में एम्स में या DKS में उनकी एडमिट करा के इलाज हो, तो तत्कालिक त्वरित माननीय मंत्री जी फोन लगा के उनको वहाँ डिस्चार्ज कराने के लिए बोले, वहाँ एडमिट कराने के लिए निर्देश भी दिए हैं। शोरा मंदिरों को भी नहीं बख्श रहे। खंडवा के खाटू श्याम मंदिर से एक नकाबपोश चोर चांदी के 5 छत्र मूर्तियां और 40,000 नकदी चुराकर फरार हो गया। पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रणाम सिटी के पास कनवीर स्टूडेंट्स कॉलोनी में स्थित मंदिर में रविवार देर रात करीब 1:30 बजे नकाबपोश चोर सब्बल लेकर घुसा। कैमरा देखते ही चेहरा छिपा लिया। चोर ने पहले मेन गेट का ताला तोड़ा, फिर मंदिर के पट खोलकर सीधे गर्भगृह तक पहुंचा और सोने की चोरी के बाद बदमाश पीछे की दीवार फांदकर रेलवे ट्रैक की ओर भाग गए। सुबह जब सेवादार मंदिर पहुंचे तो ताले टूटे दिखे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले। डॉग स्क्वाड और FSL टीम को बुलाया गया। सेवादार का कहना है कि चोर ने भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाए गए छत्र को चुराया है, जो धार्मिक आस्था पर चोट है। भक्तों ने जल्द से जल्द चोर की गिरफ्तारी की मांग की है। चोरी की वारदात हुई है। एक शख्स आया जो पूरा मतलब करीब बाबा का छत्र और चांदी का 4 छोटे छत्र थे, कान्हा जी ले गया पीतल के, राधा रानी जी ले गया है, और उसके बाद चवर, कटोरी, गिलास, दीपक, चांदी का जो भी सामान था वो सब रात्रि को यहाँ पे वो चोरी करके ले। 40 से 50 हज़ार रुपये नकद भी थे। हाल में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और जो संदिग्ध एक इसमें दिखा है रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो जिसने वारदात को अंजाम दिया है, उसकी कनेक्टिविटी आगे के CCTV से की जा रही है और जल्दी इसको ट्रेस किया जाए और आरोपी को हिरासत में लिया जाए। बेमेतरा से लगे नवागढ़ के बस स्टैंड में कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने मिनी माता की प्रतिमा में पुष्पमाला अर्पित कर सम्मानित किया। 53वीं पुण्यतिथि के मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित सतनामी समाज के गुरु कुसाई दास जी मौजूद रहे। खास मौके पर मिनी माता को याद करते हुए कहा कि प्रदेश की पहली महिला सांसद मिनी माता जो जन्मी तो असम में है लेकिन कर्मभूमि छत्तीसगढ़ को चुना। दयालदास बघेल ने कहा कि मानव कल्याण, नारी उत्थान, किसान, मजदूर, छुआछूत समेत कई छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मिनी माता व घासीदास के मार्ग पर चलने की अपील की। हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं कि आने वाला भविष्य माता जी ने सतनामी समाज के लिए, शिक्षा के लिए, ऊंच नीच, छुआछूत के लिए किस तरह समाज के लिए लड़ाई लड़ा, ये आने वाले पीढ़ी को भी यादगार रहे। इसलिए भव्य रूप से पूरा विधानसभा स्तरीय मिनी माता की पुण्यतिथि मना रहे हैं। खरगोन के मंदिर से शाही ठाट बाट के साथ श्री सिद्धनाथ महादेव अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकले। इस दौरान पुलिस बैंड ने भी भगवान को सलामी दी। खरगोन के सबसे बड़े इस धार्मिक आयोजन में करीब 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। यह शिवडोला करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देर रात करीब 2 बजे सिद्धनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगा, जहां महाआरती के बाद डोले का समापन होगा। इस ऐतिहासिक शिव डोले को लेकर कलेक्टर ने 1 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया। भगवान सिद्धनाथ के मुख्य झांकी में 12 क्विंटल भांग की महाप्रसादी भी बांटी गई है। इसके अलावा 80 से अधिक संगठनों ने भंडारे का आयोजन किया। वहीं सुरक्षा के तौर पर चप्पे चप्पे पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही 100 से ज़्यादा CCTV लगाए गए हैं। खरगोन का शिवडोला बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पूरे मध्य प्रदेश में माना हुआ शिवडोला है और यहाँ पे 3 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ ये मनाया जाता है।
ये निमाड़ का सबसे बड़े त्यौहार के रूप में भी इसको माना जाता है। तो ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी नज़र रखे हुए हैं। हमारी मोबाइल पार्टियां भी सतत भ्रमण में और हर बारीक चीज़ पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। स्वयं मैं और जिला कलेक्टर मैडम भी यहाँ पे भ्रमण पे और आम नागरिकों में पूरी तरह से हर्ष है। तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और शिवडोला एक अंत भी दिखाता है अपने सावन के महीने का। यहाँ पर पूरी पुलिस की टीम और राजस्व की टीम लगी हुई है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये अभी शिवडोला यहाँ पर निकल रहा है। उज्जैन में भादौ मास के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। विशेष थीम तिरंगा रही, जिसमें देशभक्ति की झलक के साथ भक्ति का संगम देखने को मिला। भगवान चंद्रमौलेश्वर चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले, जबकि माता उमेश महेत नंदी रथ पर सवार रहे। परेड में पुलिस जवान हाथों में तिरंगा थामे आगे बढ़ते रहे। शाम 4 बजे मंदिर के सभा मंडप में विधि विधान से पूजन हुआ। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भगवान चंद्रमौलेश्वर का अभिषेक कर उन्हें चांदी की पालकी में विराजित किया। मंदिर द्वार पर सशस्त्र बल ने पारंपरिक सलामी दी। सवारी महाकाल रवाना हुई। सवारी शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची, जहां शिप्रा जल से भगवान का अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी मंदिर की ओर लौटी। सवारी मार्ग पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगह जगह हर हर महादेव और जय महाकाल के नारे गूंजते। बाबा महाकाल दिव्य दर्शन देने के लिए, सभी भक्तों के हाल जानने के लिए, प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण को निकले हैं। बाबा चंद्रमौलेश्वर रूप में, मन महेश रूप में, गरुड़ जी के रूप में, शिव तांडव स्वरूप में और नंदी जी पे विराजमान होकर बाबा महाकाल रथ पर, गजराज पर अपने पालकी में सवार होकर बाबा सभी को हाल जानने के लिए निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।